वो मसल्स जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस मसल्स को थोड़ा सा जूम करके बनाया हुआ है कि अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा, क्रॉस सेक्शनल व्यू से इसको काट के देखा, तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, हमने कहा था कि हमारे पास कुछ मसल फाइबर्स पैक होते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा था हमने, फेशिया। ठीक हो गया, तो आपके पास ये फेशियल बैंड्स हैं। ठीक है, उनमें आपके पास मसल्स फाइबर जो हैं वो पैक्ड है। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये जो एक सेल मैंने इसको बाहर की तरफ निकाला हुआ है, ये आपके पास है मायोफिब्रिल। ठीक हो गया, फंक्शनल यूनिट कह लें आप। ठीक है, मायोफिब्रिल है, ये फाइबर है, और ये आपके पास सिंगल सेल है। आपके पास जो मसल बनेगा वो कलेक्शन ऑफ सेल से मिलकर बनेगा, तो आपके पास फंक्शनल यूनिट जो है ना वो मायोफिब्रिल है। ठीक हो गया, अब आपके पास ये मायोफिब्रिल जो है ये एबिलिटी रखता है कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक हो गया, द मसल्स विच हैव एबिलिटी, द सेल विच हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, ये आपके पास वो सेल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, मायोफिब्रिल से हम बात शुरू करते हैं और आगे हम मायोफिब्रिल। अब आपके पास ये जो पूरा मसल है, ठीक है, आपके पास इसमें डिफरेंट फाइबर्स मतलब कि बंडल्स, मसल्स के डिफरेंट मसल्स बंडल्स आपके पास कलेक्टेड हैं। तो इसके अराउंड आपके पास जो हर डिफरेंट मसल बंडल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा। ठीक है, ये कहलाएगी आपके पास सार्कोलीमा। सार्कोलीमा और मायोफिब्रिल। ठीक है, फिर हमारे पास हमें जब हमने इस मसल का स्ट्रक्चर देखा तो हमें टी टिब्यूल्स का स्ट्रक्चर मिला। टी टिब्यूल्स, व्हाट इज टी टिब्यूल्स? टी टिब्यूल्स हमारे पास, अगर ये कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, एग्जैक्ट, तो अगर इस मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ हमें इन्वेजिनेशन मिले इस तरह से, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर कहलाता है टी टिब्यूल्स का। जब हमने मसल की मेम्ब्रेन देखी जिसको हमने कहा सार्कोलीमा, उस मसल की मेम्ब्रेन में कुछ इन्वेजिनेशन स्ट्रक्चर थे जो कि कहलाते हैं टी टिब्यूल्स। ठीक हो गया, तो आपके पास ये जो डायग्राम है इस पे हम मेंशन करेंगे कि टी टिब्यूल जो है वो क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं एक दफा आपको लिख देता हूँ कि ये आपके पास है टी टिब्यूल। टी टिब्यूल, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन मैं करता हूँ थोड़ी देर में। तीन बातें हमने पढ़ी हैं, मायोफिब्रिल्स, सार्कोलीमा, टी टिब्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास है माइटोकॉन्ड्रियास। माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक हो गया। अब ये सारी बातें हो गई हैं। हमारे पास जैसे कि विद इन द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो हमारे पास मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्लेस करके यहाँ पे आपके पास होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बात है एक, और बस आपके पास स्ट्रक्चर खत्म हो गया, बाकी बातें हम आगे शुरू करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक हो गया, तो मेन काम इसका है स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम। अब हमारे पास ये जो मैंने सारा स्ट्रक्चर बनाया था मसल्स का, ये मायोफिब्रिल है। तो एक मायोफिब्रिल को इधर मैग्निफाइड किया हुआ है। ठीक है, जब हमने इस मायोफिब्रिल को इधर मैग्निफाइड किया तो तमाम मायोफिब्रिल के अराउंड आपके पास सार्कोलीमा होगी, मेम्ब्रेन होगी। इस तमाम मेम्ब्रेन के अराउंड जब हमने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, तो हमें आपके पास ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टी टिब्यूल। मैंने कहा इन्वेजिनेशन है, तो क्या होगा, तो ये पूरी की पूरी कवरिंग है। ठीक हो गया, अगर ये पूरी की पूरी ये वाइट कवरिंग है तो ये वाइट मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। ठीक हो गया, अगर आपके पास पूरी कवरिंग में दरमियान में कहीं डिप्रेशन हो, थिक मेम्ब्रेन हो इनवर्ड इनसाइड की तरफ, ऊपर से तो नजर नहीं आएगी, ऊपर से नहीं देख सकेंगे ना, तो अगर हम उसको इस तरह से देखें तो फिर थोड़ी बहुत नजर आ सकती है। इस व्यू से देखें तो डीप नजर आएगी। तो ये हमारे पास, मैंने इसको इसी तरह से बनाया है। मैंने मेम्ब्रेन को ऊपर से रिमूव कर दिया है, सार्कोलीमा को। ठीक है, और जो इन्वेजिनेशन मैंने कहा था बनाई थी आपको ये वाली, ये आपके पास वही इन्वेजिनेशन है, दिस इज कॉल्ड टी टिब्यूल। ठीक है, ये एक मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर रहे हैं।
यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मायोफिब्रिल के अराउंड इस तरह से आपके पास सेपरेट स्कैटर्ड होता है, मतलब कि फैला हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से सारे के सारे के ऊपर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और आपके पास ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्कैटर होता है, और टी टिब्यूल्स के अराउंड दोनों तरफ आपके पास ये डेंस मास बनाता है, जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक हो गया? ये आपके पास दोनों तरफ क्या है? सिस्टर्नी। ओके हो गया? तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है, सिस्टर्नी। ठीक है? क्या क्या हमने देखा? टी टिब्यूल हमें पता चला, ठीक है। और अगर आप, एक और बात यहां से हमें ये पता चल रही है कि अगर हम कहीं कि टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है या नहीं अटैच? अटैच अटैच है, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिस्टर्नी बनाए और सिस्टर्नी टी ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच है। ठीक हो गया? अब होगा क्या कि मैंने कहा कि मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ अटैच है लेकिन इनवर्ड है, ग्रोथ मतलब कि अगर आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो इसका भी चेंज होगा, मतलब कनेक्टेड है ना। जैसे आपके पास अगर आयरन रॉड 200 मीटर का हो, एक तरफ करंट लगाएंगे पूरा फैल जाएगा। तो अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है मेम्ब्रेन का, तो इन जो जो उसके साथ कनेक्टेड स्ट्रक्चर है सब में होगा। टी ट्यूब्यूल में होगा, उसके साथ सिस्टर्नी में होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक काम हमारा जाएगा। ठीक हो? थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे पास ये वो कंडीशंस थी, मतलब कि हमने देखा आपके पास जो स्ट्रक्चर हमें विजुलाइज हैं, हमें नजर आ जाते हैं। अगर और मैग्नीफाई किया आपके पास और हिस्टोलॉजिकली फाइंडिंग्स में गए हम, तो हमारे पास ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, इनके अंदर आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं। यहां तक मैंने कही थी कि ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं। इनके अंदर ये मसल्स के अंदर पड़े हुए थे, और मायोफाइब्रल्स के अंदर आपके पास फिलामेंट्स पड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर्स। ठीक हो गया? तो ये हम इसको और ज्यादा, ये आपके पास क्या है? सार्को सार्कोमेयर्स। ठीक है? और इसमें आपके पास सार्कोमेयर्स में दो स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक हो गया? बेसिकली एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट और एक होगा हमारे पास थिन फिलामेंट। ओके अभी, ये जो थिक फिलामेंट है ये हमारे पास होता है मायोसिन। मायोसिन, और मायोसिन प्रोटीन से ही ये बनता है। थिन फिलामेंट है ये, हाँ जी, एक्टिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तीन होंगे आपके पास। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक हो गया जी? ओके। अब इसको मैंने थोड़ा सा विजुलाइज बनाया हुआ है आपके पास। ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये जो फिलामेंट आपको नजर आ रही हैं, ये हमारे पास है मायोसिन। ठीक, मायोसिन है। और आपके पास ये जो ऊपर वाली डायग्राम मैंने बनाई है, ये आपके पास थिन फिलामेंट की डायग्राम है, जिसमें हमारे पास एक्टिन भी है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन भी है, और हमारे पास ट्रोपोनिन भी है। ठीक है? जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, जो आपके पास ब्लैक स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, और आपके पास जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्टिन। एक्टिन। ठीक हो गया? आपके पास फिलामेंट्स हमें पता चल गए, जो भी स्ट्रक्चर था वो सारिफाई किया था, तो उसमें एक थिक फिलामेंट आया, एक थिन। तो थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन होता है, ठीक है। और थिन फिलामेंट तीन होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। आपके पास एक्टिन ब्लू वाला है, ट्रोपोमायोसिन ब्लैक है, और ट्रोपोनिन आपके पास ग्रीन स्ट्रक्चर है। ठीक है? ये पूरा आपके पास थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट की बात करें तो ये नीचे मैंने तीन बनाए हुए हैं, ये मायोसिन है। ठीक है? और ये मायोसिन के आगे हेड्स होते हैं। ओके हो गया जी? एनाटॉमिकली हमें तकरीबन ओवरव्यू आ गया। फिर आपके पास ये जो आपके पास थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं। जब हमने देखा तो एक वहां पे हमें जी बैंड मिलेगा, ठीक है,
फिर एक दफा सुन ले, एक जी बैंड होता है, ठीक हो गया, एक आपके पास टाइटिन प्रोटीन होती है, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, एम लाइन, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। दरमियान में सबसे पहले आपके पास होगी, ये आपके पास होगी एम लाइन, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज एक्टिन, ये एक्टिन के फिलामेंट है, ठीक है, एक्टिन के, और आपको ये थिन नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया, पतले होते हैं इस वजह से इनको कहा गया है कि ये एक्टिन है। और दूसरे आपको रेड कलर के जो इनके नीचे नजर आ रहे हैं, वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन, ठीक हो गया, एक्टिन मायोसिन का पता चल गया। फिर हमारे पास जी बैंड, जी प्रोटीन होती है जिसको आपके पास जी बैंड भी कहा जाता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी देती है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को। ये हमारे पास जो थिक लाइन नजर आ रही है, दिस इज द जी प्रोटीन, जी लाइन भी कहा जाता है। ये आपके पास दोनों तरफ एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है उनको मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन। ओके है जी। अब इनमें कौन कौन से कलर जो थे वो हमारे पास हो गए, एक्टिन हो गए, मायोसिन भी हो गए, ये सारा मायोसिन है। जी प्रोटीन की भी बात पता चल गई। एक आपके पास जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड टाइटिन, ये आपके पास कहलाता है टाइटन, ठीक है, TITIN, टाइटन। और ये क्या करता है, ये मायोसिन को जी प्रोटीन के साथ अटैच करता है, तेदर तेदर करता है, मतलब कि पकड़ के रखता है। टाइटन सिर्फ और सिर्फ जी प्रोटीन और मायोसिन को आपस में अटैच करेगा, एक्टिन फिलामेंट डायरेक्टली जी प्रोटीन के साथ अटैच होता है। ओके हो गया। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपके पास लाइट बैंड और डार्क बैंड हमें नजर आते हैं। लाइट बैंड कहाँ नजर आएंगे, कि जिधर आपके पास दोनों फिलामेंट्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब कि वो आपके पास एक ही फिलामेंट आपको नजर आएगा, तो वो आपके पास जो पॉइंट होगा वो हमें लाइट नजर आएगा। अगर आप मार्जिन पे देखें नैयर भाई, तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये वाला इतना पोर्शन है, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, नीचे टाइटिन है ना, मायोसिन तो नहीं है ना, तो ये आपके पास कहलाता है आई बैंड, आई बैंड, ठीक हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दोनों आई बैंड के दरमियान, आई बैंड है ना, दोनों आई बैंड के दरमियान में जितना भी आपके पास ये जितना भी स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है ए बैंड। आपके पास दरमियान में आपके पास वो पोर्शन के जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, मायोसिन देखें दरमियान में कितनी है, ये पोर्शन इतना सिर्फ है ना, यहां से लेके यहां तक इतने में है ना सिर्फ मायोसिन, तो ये कहलाता है एच बैंड, एच बैंड, ठीक हो गया। और दरमियान में एम लाइन जो है वो हमने आपको पता है वो इजी है, वो कोई नहीं है, दरमियान में जो इसको सेपरेट करती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, पास उन्होंने ये कहा है कि जब आपके पास कंट्रैक्शन होगी तो कौन सा बैंड शॉर्ट होगा, आपको क्या लग रहा है, ये हमारे पास ए बैंड दरमियान में एंड, तो आपके पास दोनों आपके फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस ब्रिजिंग करेंगे, तो कौन सा बैंड शॉर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एच बैंड, एच बैंड सिर्फ छोटा होता है, ठीक हो गया, वो शॉर्ट हो जाएगा। और जब वो शॉर्ट होगा, एच बैंड क्यों हम कह रही है कि बेशक आपके पास ये एक्टिन एक तरफ एक पे हम ज्यादा कर लेते हैं, ये एक्टिन यहां तक आ चुकी है, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कुछ आपके पास रिमेनिंग पार्ट है जिसमें सिर्फ अकेली मायोसिन बच रही है, तो वो पार्ट के जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन को कैरी करेगा वो पार्ट कहलाता है एच बैंड, ठीक है। तो एच बैंड शॉर्ट हो जाएगा, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई बैंड हमेशा मार्जिन पे ही होता है, जो कि आपके पास वो ये साइड वाली जगह है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एच बैंड का सिर्फ आपको बताना चाहिए कि जब क्रॉस ब्रिजिंग होती है तो कौन सा बैंड जो होता है वो शॉर्ट होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है, एच बैंड आपके पास शॉर्ट होगा, ए बैंड पे कोई चेंज नहीं आता, ये भी लिख लें कि ए बैंड रिमेनिंग सेम, ओनली एच बैंड शॉर्टन्स। ये आपके पास होता ये है कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को कवर किया हुआ है, ठीक हो गया, कि ये एक्टिन को बाइंड नहीं करने देती मायोसिन के साथ, उसको ब्लॉक करके रखती है आपस में, क्योंकि ये कवरिंग है, जो ब्लू स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिन है वो आपके पास इन साइड पे है, अंदर की तरफ है। एक और बात है, आपके पास जो ट्रोपोनिन होती है वो तीन किस्म की होती है, एक ट्रोपोनिन आई होती है, एक ट्रोपोनिन सी होती है,
और एक ट्रोपोनिन टी होती है। ठीक हो गया, ये तीनों की बात कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे मैं बात कर, ये तीन स्ट्रक्चर है ना, ये तीन बनाए हुए, एक आपके पास आई है, एक आपके पास सी है और एक आपके पास टी है। आई वाली जो है ये इनहिबिटरी होती है, ये मायोसिन को एक्टिन के साथ अटैच होने से रोकती है, इनहिबिटरी। टी वाली आपके पास ट्रोपोनिन क्या करती है कि ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है। ये दोनों आपके तो साथ में लिख देता हूं इसको, ट्रोपोमायोसिन, इसे आपको पता चल जाएगा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और एंड पे सी है, तो सी क्या करती है, ये आपके पास ये कैल्शियम की वजह से एक्टिवेट होती है। जब कैल्शियम अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। तीन स्ट्रक्चर है तो तीनों का डिफरेंट काम है। अब हमारे पास नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेके आते हैं आपके पास, इनको देखते हैं, फिर उसको एक्साइट बाद में करेंगे। अब होता क्या है कि नॉर्मली आपके पास ये अलहदा है, मतलब के ब्लॉक है, एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हुई इनकी। किस कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में सिर्फ होती है कि जब आपके पास एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट होता है। एक्टिन फिलामेंट एक्टिवेट कब होता है, जब ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आके लगेगा। ठीक है, ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम को बाइंड करती है, तब एक्टिवेट होती है। जब ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा, मैं आपको बताता हूं कि कैल्शियम कैसे आया, पहले ये सुने। अच्छा, जब इसके साथ बाइंड करता है तो आपके पास जो ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया, थ्री डायमेंशनल में ये होता है कि जो ट्रोपोमायोसिन ने आपके पास एक्टिन को क्या किया होता है, आपके पास वो अंडर द, मतलब कि उसने उसको पकड़ा होता है, मतलब कि रैप किया होता है, जो कि उसको एक्सपोज नहीं होने देती। तो जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच हुआ, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को, मतलब कि उसका जो दूसरा ट्रोपोनिन का दूसरा काम है, दूसरे जो उसकी साइट है, दो उसका दूसरा स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगी, वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होगी, और ट्रोपोमायोसिन के साथ जैसे ही ट्रोपोनिन अटैच होगी तो आपके पास क्या होगी कि जो इसने, जो इनकी आपस में ब्रिजिंग को इनहिबिट किया होगा, वो डिसइनहिबिट, मतलब कि वो डिग्रेड हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। दोबारा से मैं बात बताता, रैप खत्म हो जाएगा, रैप खत्म हो जाएगा जैसे ही एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आके लगा, और ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को इनहिबिट कर दिया। जब ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट होगी तो आपके पास जो एक्टिन थी वो एक्सपोज होगी, और आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो मायोसिन के क्या है, ये हेड्स हैं, मायोसिन के हेड्स हैं, ये एक्टिन के साथ क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्रॉस ब्रिजिंग बनाएगी, मतलब कि उसके साथ अटैच होंगे। अटैच होने से आपके पास क्या होगा, स्ट्रोक पावर जनरेट होगा, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड स्लाइड कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ थिन फिलामेंट की अभी तक बात की है, तो आगे बात, हमारे पास ये जो मायोसिन का हेड है, ये किस तरह से इसके साथ बाइंड करता है, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती है, इसमें ये चेंजेस आती है कि आपके पास मायोसिन, माइटोकॉन्ड्रिया है इधर, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसको कहेगा ये आपके पास क्या करेगा कि ये एटीपी देगा। अब होता क्या है कि आपके पास एटीपी जाके मायोसिन के हेड के साथ अटैच हो जाता है, लेकिन मायोसिन का हेड उसको हाइड्रोलाइज करता है, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, और इस एटीपी को, मतलब कि H2O, ये काम मायोसिन कर रहा है। मायोसिन ने एटीपी लिया और साथ वाटर दिया, और इसको बदल दिया एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट रिमेनिंग अलग रह गया। ठीक हो गया, ये काम इसने किया। जब इसने ये काम किया तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन बनाई हुई है कि आपके पास अब ये जो आपके पास मायोसिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन का हेड है, और ऊपर आपके पास एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, मायोसिन और एक्टिन। ये यहाँ पे मैंने दिए कि अब ट्रोपोमायोसिन जो है वो नहीं रही, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या, एक्टिन है। होगा क्या कि यहाँ पे इसने एडीपी एटीपी को खुद ब खुद तोड़ के उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एडी आप नहीं होना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट सिर्फ निकाल लिया, उसको अलग कर लिया, ये तीन वाला था, ये दो दो रह गए, और साथ एक फॉस्फेट निकाल लिया। अब ये जो आपके पास फॉस्फेट है और एडीपी, ये इसके साथ अटैच होगा, और ये उसने बुक वाले लिखा हुआ है उसने कि आपके पास ये कॉप्ट पोजीशन होती है मायोसिन की, कि वो आपके पास एक्टिव हो जाता है, कि वो अब क्या करवा सकता है कि एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजिंग करवा सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि ये जब इस कंडीशन में आ जाएंगे, ऊपर से एक्सपोज है, ऊपर से काम हो गया, नीचे से ये काम हो गया, तो आपके पास ये जो फॉस्फेट है,
ये अप स्ट्रोक प्रोवाइड करेगा, ये फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि जिसकी मदद से पहले ये दोनों आपस में अटैच हुए थे ना, तो ये फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से फॉस्फेट आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा और अप स्ट्रोक पैदा होगा और एक दूसरे के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट होंगे, क्रॉस ब्रिजिंग होगी। ठीक हो गया। ये काम जब होगा, फॉस्फेट अलहदा हो गया, यूटिलाइज हो गया, क्रॉस ब्रिजिंग में पावर स्ट्रोक जनरेट करने में अलहदा एडीपी रहता है, और जब आपके पास एडीपी बचता है, जब इनकी क्रॉस ब्रिजिंग हो जाती है, तो एडीपी भी इससे अलहदा हो जाता है। ठीक हो गया, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट दोबारा से न्यू एटीपी आता है, वो अटैच होगा। ठीक है, वो आपके पास दोबारा से एडीपी फॉस्फेट बनेगा, दोबारा टूटेगा, पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, ये काम होता रहता है और इस तरह से क्रॉस ब्रिजिंग होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात रह गई हमारे पास कि कैल्शियम कैसे आएगा। ठीक हो गया, इसको हमने लेके आना है। अब हमारे पास होता क्या है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का पता होगा आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि आपके पास एक तरफ से न्यूरॉन्स और दूसरी तरफ से मसल्स के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, ओके, एक नर्व टर्मिनल मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पे नीचे क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास कैल्शियम की एंट्री होगी, तो कैल्शियम की एंट्री होने की वजह से न्यूरॉन जब एसिटाइल कोलिन आ गया, तो आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके पास ये प्री साइनेप्टिक है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर आपके पास जो सेल है, वहां पे जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, ये सेल की मेम्ब्रेन है मसल की, तो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या किया, एसिटाइल कोलिन ने सोडियम को चैनल को ओपन करवा दिया। जब ओपन करवाया तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया। यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे और नहीं देखना, ये काम यहाँ पे हुआ है आपके पास कि आपके पास कैसे, जैसे ही मतलब कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है आपके, इसके साथ क्या है, मेम्ब्रेन अटैच है ना ऊपर, सार्कोलिमा। ठीक हो गया, तो आपके पास जैसे ही न्यूरॉन्स के आने की वजह से यहाँ पे आपके पास एसिटाइल एसिटाइल कोलिन आके रिलीज हुआ, तो एसिटाइल एसिटाइल कोलिन रिलीज होने की वजह से आपके पास सोडियम का इन्फ्लक्स करवाया गया मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, तो सोडियम का इन्फ्लक्स क्या करवाता है आके आपके पास, वो जो हमने बात की थी जब हम पढ़ते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक हो गया, डीपोलराइजेशन करवा दी। ठीक है, जब उसने डीपोलराइजेशन करवा दी, तो आपके पास डीपोलराइजेशन होने की वजह से मेन काम यही होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन थी सारी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हुई तो इसके साथ टी टेब्यूल अटैच है, तो ये भी पॉजिटिव हो गई। ठीक हो गया, जब ये पॉजिटिव हुई तो आगे वही बात है, मैंने ये मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ठीक हो गया, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के बाद आपके पास ये वाली जो इन्वेजिनेशन डाउनवर्ड मैंने बनाई है ना, ये टी टेब्यूल की बनाई हुई है। ठीक है, ये आपके पास टी टेब्यूल है। टी टेब्यूल के ऊपर आपके पास यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोपायराडीन, डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर। ठीक है जी, अब आपके पास ये जो रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट हो चुके हैं। क्यों एक्टिवेट हुए हैं, क्योंकि डीपोलराइजेशन हुई है। पायराडीन जो रिसेप्टर हैं वो आपके पास डीपोलराइजेशन की वजह से एक्टिवेट हुए। जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं, तो ये आपके पास दूसरी तरफ, मतलब कि ये बाई डायरेक्शनल है, ये एक आउटसाइड पे है, दूसरा आपके पास इनसाइड पे भी है। तो जब जो पार्ट इसका इनसाइड की तरफ होगा, राइटी आपके पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं राइनाडीन रिसेप्टर। ये वाला जो रिसेप्टर है, ये है राइनाडीन रिसेप्टर। राइनाडीन रिसेप्टर। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपके पास डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर जब एक्टिवेट हुआ, तो इसकी एक्टिवेशन की वजह से इसने राइनाडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा दिया। और ये वाला जो रिसेप्टर है इसका मैकेनिकल इफेक्ट है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर को ब्रस्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कि उसको तोड़ देता है। जैसे ही तोड़ता है, तो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पड़ा होता है, कैल्शियम बैग होते हैं ये, तो सारे का सारा कैल्शियम जो होगा वो बाहर निकल आएगा और वो आपके पास यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला काम था ना, ये आपस में अटैच है सारे,
ये आपके पास इस टी ट्यूब्यूल ने इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को लिया, ठीक है। तो ये आपके पास, ये आपको जहन में होना चाहिए स्ट्रक्चर। ये दोनों रिसेप्टर बहुत अहम है, राइनोडिन रिसेप्टर, डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर। डाईहाइड्रोपायराडीन रिसेप्टर किधर होता है? टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर, और आपके पास राइनोडिन रिसेप्टर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। अब को हमने रिलीज करवा दिया, फिर इसके बाद और भी रिसेप्टर होते हैं जो कि साइटोसोल से रीअपटेक करवाते हैं कैल्शियम की। मतलब आपके पास कॉन्स्टेंटली तो आपके मसल कॉन्टैक्ट नहीं रहते, सेटल हो गया, फिर ये तो नहीं रहता कि ये आपके पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो ठीक है आप, अच्छा जी, तो आपके पास यहाँ अपोजिट साइड के ऊपर में ये एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं सरका। सरका, सरका क्या क्या मतलब है आपके पास, जो कि क्या करते हैं कि जो कैल्शियम रिलीज करवाया हुआ है उसको दोबारा से रीअपटेक करवाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उसको यूटिलाइज किया जा सके, ठीक हो गया। और ये बात आपने नहीं भूलनी कि ये आपके पास एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, विदाउट एटीपी, एटीपेज, ये बात अहम है इसमें कि एटीपी अगर नहीं होगी तो आपके पास कैल्शियम दोबारा से अंदर नहीं आ सकेगा, ठीक हो गया। और अगर एक और बात है कि अगर आपके पास यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ उसका। उन्होंने लिखा हुआ है मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अगर कोई पेशेंट आपके पास, उसने ड्रग यूज की सक्सिनाइल कोलीन, सक्सिनाइल कोलीन ड्रग अगर किसी ने यूज की तो वो बेसिकली क्या करवाती है, राइनाडीन रिसेप्टर को ओवर एक्टिवेट कर देती है। जब इसको ओवर एक्टिवेट किया तो ज्यादा कैल्शियम निकाल लिया, जब ज्यादा कैल्शियम निकाल लिया इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, सरका को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा इसको काम करना पड़ेगा रीअपटेक के लिए तो इसको एटीपी चाहिए होता है, तो क्या करती है कि बॉडी एटीपी ज्यादा बनाना शुरू कर देती है। जब ज्यादा एटीपी बनेगी ज्यादा आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। सक्सिनाइल कोलीन ड्रग लिख लें बुक के ऊपर। सक्सिनाइल कोलीन ड्रग की वजह से आपके पास कौन सी क्या करती है, काम उसका क्या है कि राइनाडीन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास सरका ओवर एक्टिवेट होता है, एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा चाहिए, यूटिलाइज करना है ना। ये मुझे लगता है जब बंदा कांपता है तब होती है। कांपता है, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी ना, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा आ रही है। जी ज्यादा अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ ट्रिमर्स भी हो सकते हैं। हाँ, ट्रिमर्स ट्रिमर्स वाली बात कर रहे हैं, वो और कंडीशन होती है वो बदर भाई। वो आपके पास सिंपैथेटिक कंडीशन होती है कि आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो ऑटोनॉमी का इफेक्ट है, ठीक है। वो हम एएनएस में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये कंडीशन हुई जिसकी वजह से इसको बोलते हैं मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और साथ लिख लें, इसको ट्रीट करने के लिए डेंट्रोलीन देते हैं। ये इस सिग्नल को जब लिया तब होता है, सक्सिनाइल कोलीन ड्रग है, उसके लेने की वजह से malignant उसकी ड्रग उस लेने की वजह से साइड इफेक्ट। डेंट्रोलीन ड्रग देते हैं उसको ठीक करने के लिए। मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। राइनाइटिस रिसेप्टर को बात होगी। हाँ जी, जहां तक कोई बात है तो मेरे से पूछें, फिर इंशाल्लाह मोर देन